धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदौरिया सर, Vineet Kaur ji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ा है पंकज प्रसून जी बहुत अहम मुद्दे के साथ में। जब मोदी जी जाते थे विदेश तो 3 कंट्रीज को स्पेशली ज्यादा जाते थे। अभी योगी जी भी जा रहे हैं और कुछ इस तरीके के पीछे निकल कर आ रही हैं कि उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए। पंकज जी, योगी जी पहुंचे हुए सिंगापुर, भगवा कपड़ों में भगवा कपड़े लहराते हुए। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं। ओवर टू यू जी। आज तक बहुत सारे लोग ये शिकायत करते होंगे कि करते भी हैं कि मोदी जी कपड़े बदलते हैं, तो ये 1.25 लाख का सूट 11 लाख का, ये सब। योगी जी के साथ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका एक ही ड्रेस है हर जगह। और सिंगापुर में जब वो गए और उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, और मुझे वो संस्कृत का श्लोक नहीं याद है, लेकिन उन्होंने उसका मतलब ये है कि जिसने भारत में जन्म लिया है वो पुण्य आत्मा है, और जिसने भारत में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है वो तो सर्वश्रेष्ठ है। और यहां से वो भाषण शुरू करते हैं विदेश की धरती से। और रिस्पांस देखना चाहिए था गायत्री जी सिंगापुर में। मैंने बहुत दिनों बाद किसी इंडियन लीडर्स को देख के इस तरह का क्रेजीनेस, एक पागलपन और जिस तरीके से उत्साह वहां के लोगों में था, ज्यादातर भारतीय मूल के ही लोग थे, लेकिन वो मैंने जो नजारा देखा वो मुझे उस वक्त की याद आ गई 13-14, जब मोदी जी जाया करते थे और उस वक्त मेडिसन स्क्वायर वगैरह ये सब था। और वो तब है जब मोदी जी मुख्यमंत्री हैं। आपने शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट चीज से की। देखिए टाइमलाइन, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त अमेरिका ने उन पे बैन लगा के रखा था। मतलब अमेरिका में एंट्री नहीं थी गुजरात दंगों के बाद। तो अमेरिका में जब एंट्री नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने गुजरात को विकसित बनाया। और जो भी गुजरात मॉडल के बारे में जो भी चर्चा करते हैं, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन फिर कैसे बनाया। इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ था पहली बार गुजरात में, और वो उस वक्त की कहानी जब आप सुनेंगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस वक्त 3 देशों ने नरेंद्र मोदी की मदद की थी। अमेरिका के बैन के बाद वो 3 देश कौन कौन से देश थे? जापान, सिंगापुर एंड चाइना। और ये कोइंसिडेंट है कि जब भारत में भी इस तरह की बात चल रही है कि मोदी के बाद कौन, मोदी योगी की जोड़ी वगैरह ये सब कुछ चल रहा है, तो पहला हाई प्रोफाइल, मैं हाई प्रोफाइल इसलिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं याद है कि योगी जी विदेश दौरे पर कब गए थे और जिसको मीडिया ने इतना कब कवरेज किया था, लेकिन इस सिंगापुर दौरे में मैं देख रहा था कि बकायदा जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो ANI का, PTI का और जिस तरह न्यूज एजेंसी वो चलते हैं वो हैं, सिंगापुर के चैनल है, 16 चैनल सिंगापुर के हैं, इनको लाइव कवरेज दिखा रहे थे। और मुझे हैरानी हुई कि पहली बार ऐसा कोई विदेशी दौरा हो रहा है योगी जी का जिसको इतनी हाइप मिल रही है। और व्हाट एन अचीवमेंट। पहला दिन 19,655 करोड़ का MOU, और दौरे के लास्ट में 1 लाख करोड़, जिसमें 65,000 समथिंग करोड़ तो इमीडिएट इन्वेस्टमेंट है। और मतलब कि आप देखिएगा कि सिंगापुर जैसा देश अगर 2 दिन के विजिट में, 3 दिन के विजिट में अगर 1 लाख करोड़ रुपया लगाने के लिए तैयार है, वहां की कंपनियां लगाने के लिए तैयार है, तो कुछ तो उनको भी फीडबैक होगा ना। पैसा तो है नहीं कि किसी के पास फालतू पैसा ऐसे कर रहा है। ये मैं पैरेलल ड्रॉ नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे याद आ रहा है वही गुजरात वाला फेज
जब मोदी की छवि सिर्फ और सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट की हुआ करती थी, जब गुजरात को लेकर कई तरह के इश्यूज इंटरनेशनल मीडिया में उस वक्त लिखे जाते थे, जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, उस झंझावात से निकलकर गुजरात मॉडल आया था सामने। आज आप आंकड़े देख लीजिए, बिल्कुल मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। आज इंडिया में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर किस राज्य में निर्माण हो रहा है? सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे किस राज्य में है? यूपी में। सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री कहां पे है? यूपी में। सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट कहां लग रहा है? यूपी में। ब्रह्मोस कहां बन रहा है? यूपी में। सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां है? यूपी में। मुझे 2009-10 की बात याद आ रही थी। एक अभिजीत घोष नाम के इकोनॉमिस्ट थे, 9-10 की मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, बीमारू राज्य, और उसका फुल फॉर्म यह था, BI फॉर बिहार, MA फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान, और लास्ट जो था यू था वो यूपी था। और बहुत फेमस हुआ था, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे जर्नलिस्ट बड़े चाव से बीमारू राज्य कहते थे। आज वो बीमारू राज्य इंडिया का सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया है, वो स्टेट की बात करें तो, आफ्टर तमिलनाडु। और अगर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बात करें तो अकेले यूपी की जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा होगी। ये पॉपुलेशन मैंने पाकिस्तान से इसलिए तुलना की कि मुझे पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन पॉपुलेशन मोर और लेस सेम है दोनों का। 35 मिलियन शायद नहीं, 35 करोड़ है ना, पाकिस्तान की आबादी 35 करोड़ है, यूपी की शायद 36 करोड़ है, अगर मैं सही हूं तो मतलब मोर और लेस जो भी हो, थोड़ी सी आबादी कंपेरेबल है, इसलिए मैंने उसके साथ तुलना की। अकेले यूपी की जीडीपी पाकिस्तान से आगे है, अकेले यूपी का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से ज्यादा है, अकेले यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाकिस्तान से ज्यादा है। ये सब देखिए, कहने में तो बहुत आसान लगता है कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट। जी जी, मुसलमान भी पाकिस्तान से ज्यादा यूपी में ही है। बिल्कुल। तो इसलिए आप जरा सोचिए कि देखिए, बहुत कहने में आसान लगता है कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव बन रहा है, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री बन रही है, सबसे बड़ा, मैं ये सब कहने में, लेकिन इसके पीछे जो होमवर्क होता है ना, मुझे इस देश की मीडिया से हमेशा से एक शिकायत है कि जिस तरह 2002 के बाद मोदी की एक पर्टिकुलर छवि गढ़ी गई थी, उनके दूसरे एस्पेक्ट्स को दरकिनार करके योगी जी के साथ वही है कि उनकी एक तरह से खास तरह की छवि गढ़ी जाती है, और वो साजिशन है, अनजाने हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन योगी जी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू है काइंडनेस, वो पहलू है डेवलपमेंट, वो पहलू है कड़क प्रशासन। इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है हमारे देश में। मैं एक आंकड़े देख रहा था कि जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, सबसे इफेक्टिवली अगर किसी राज्य में लागू हुआ है तो वो यूपी। आप बहुत हिंदू मुस्लिम वगैरह बहुत तरह योगी जी के बारे में बोलते हैं, मैं देख रहा था 19% आबादी है यूपी के कुल आबादी में मुसलमानों का, और 35% योजनाओं के लाभ उठाने वाले मुसलमान हैं ओवरऑल। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी को पीएम शिप के लिए अब रेडी किया जा रहा है? क्योंकि आपने जैसा कहा स्टार्टिंग में कि 3 कंट्रीज जाते थे मोदी जी, और उन्हीं में से एक कंट्री से शुरुआत हुई है इनके इंटरनेशनल दौरे की, या बिल्डअप करने की, या लर्न करने की। अगर सभी को याद हो तो मोदी जी के जो गुरु थे वो शिंजो अबे थे, बिल्कुल राइट? तो वहीं से उन्होंने बहुत सीखा। अब वो सिंगापुर की तरफ मुड़े हुए योगी जी। वैसे उनके भगवा कपड़ों को लेकर लोग बहुत कसते हैं तंज, बट उन्हीं भगवा कपड़ों में वो गए हुए हैं आज। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बता रहा हूं कि पिछले एक हफ्ते या एक महीने से आप देख रहे होंगे कि सिंगापुर को जिन्होंने बनाया है, उनके बयान बहुत वायरल हो रहे हैं इंडिया में, और वो योगी जी और मोदी जी दोनों को कंबाइन करके फिलहाल बोल रहे हैं बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से कि इंडिया है चेंज्ड, इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मैं उनका नाम भूल रहा हूं जिन्होंने सिंगापुर का निर्माण किया, वो पूर्व राष्ट्रपति हैं वहां के, और ही आर्किटेक्चर ऑफ सिंगापुर। और वो जब इंडिया के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, जब योगी जी के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पीछे से हो रहा है। और अगला जो भी होगा, इलेक्शंस होगा 2029 में, उससे पहले मैं देख रहा हूं कि एक तरह से दूसरे मामलों में ग्रूमिंग सेशन चल रहा है योगी जी का।
और वही देश है, सिंगापुर भी वही है, और जापान की भी प्रस्तावित यात्रा है। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया योगी जी की। तो एक जो योगी जी की मेक ओवर है ना, हाँ हाँ, जापान की यात्रा है, प्रस्तावित है वो। कब की बात, कब कब कब? ये अभी मुझे लगता है कि सितंबर में है। देखिए, सितंबर अच्छा, अक्टूबर में वो यात्रा होनी है। तो फिर से वही देश, वही उसी तरह का एक इमेज मेकओवर कि नॉट ओनली हिंदू हृदय सम्राट बट डेवलपमेंट मैन। और फिर कल जब योगी जी वहां बात कर रहे थे, तो एक महिला थी और उसका बहुत वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा कि सिंगापुर में बैठ के हमें गर्व होता है आज ये देखकर कि हम उत्तर प्रदेश के। तो दिस इज नथिंग की बट इंटरनेशनल ब्रांडिंग, एक तरह से कह सकते हैं। मुझे नहीं मतलब पता स्टार्ट कि ये डिलिबरेटली हो रहा है। हाँ, स्टार्ट कर दी गई है। मतलब जैसे बिल्कुल। अभी क्या, योगी जी को हर कोई जानता है, उत्तर प्रदेश के लोग जो यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, मतलब जो हमारे देश के लोग हैं, जो बाहर एनआरआईज एंड पीआईओज हैं, वो सब जानते हैं। बट अब उनकी डिप्लोमैट्स के साथ बातचीत करना, अब ऑफिशियल्स के साथ, डिग्निटरीज के साथ, अब उनको धीरे-धीरे मुझे लग रहा है इंट्रोड्यूस करने की तैयारी की जा रही है। बट पंकज जी, एक चीज़ और बताइए, अखिलेश और मायावती भी तो सीएम थे और वो तो बड़े-बड़े सीएम थे। वो उन लोगों का कौन-कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? मैंने सुना है काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने एक ही विजिट में। वो सिंगापुर दौरा हुआ था अखिलेश यादव का भी या मायावती का भी। और अखिलेश यादव का जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो जिन्होंने वादा किया था, आया हालांकि उतना नहीं, लेकिन उस वक्त मैं खबर पढ़ रहा था, ये 60,000 करोड़ के आसपास इन्होंने किया है था टोटल, जिसमें आया 27% मात्र। अब क्यों आया, क्या आया, उसके बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। तो 60,000 करोड़ का 27% आप जोड़ लीजिए, उतना ही इन्वेस्टमेंट ला सके। मायावती का दौरा इन टर्म्स ऑफ एमओयू वो भले कम था अखिलेश यादव से, 52,000 करोड़ का था, लेकिन कन्वर्ट उन्होंने ज्यादा कराया था। उनका सक्सेस रेट था 47%, मतलब कि कम से कम मोटा मोटी आधा उन्होंने कर लिया था। और उससे तुलना की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने जो 1 लाख करोड़ का जो किया है टोटल एमओयू, उसमें से 65,000 करोड़ के आसपास इमीडिएट इन्वेस्टमेंट है। उसके लिए बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि एक सिंगापुर की कंपनी है जो कि गंगा एक्सप्रेसवे में तुरंत पैसा लगाने वाली है। ये मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए बताया ये, और बहुत सारी चीजें हैं उसमें। फूड प्रोसेसिंग वाले सेक्टर में है जो इमीडिएट इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसा नहीं, प्लानिंग नहीं है कि जब होगा तब होगा, नहीं। योगी जी ने कहा कि हमने सारा कुछ तैयार कर लिया है, बस आप स्टार्ट करो, हमारे पास बेसिक सारा तैयारी है हमारी। ये हो रहा है। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं कि क्योंकि वो इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। पिछले एक हफ्ते में मोहन भागवत जी से इनकी मुलाकात हुई लखनऊ में, 40-45 मिनट तक चली। उसके बाद मेरठ मेट्रो के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली है, उसको जी, गौर करने वाली बात है। क्या कहा उन्होंने मोदी जी ने? एक मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जो भी काम करता हूं केंद्र में, सबसे इफेक्टिवली अगर कोई अपने यहां लागू करवाता है तो योगी जी हैं। उन्होंने कहा कि 18 राज्यों में हमारी सरकार है और बाकी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो परिणाम मुझे उत्तर प्रदेश देता है योगी जी के नेतृत्व में, वो कहीं नहीं मिला। और ये स्टेज पे खड़े होकर हजार लोगों के सामने मोदी जी कह रहे थे। मोदी जी का कारण कुछ नहीं कहते, मैं सिर्फ इंडिकेशन दे रहा हूं, बाकी कुछ बता नहीं रहा हूं कि क्या है अंदर, की वो दर्शक हैं समझदार, वो समझ लेंगे। एक चेंज ऑफ गार्ड जो है ना, कि मोहन भागवत की मुलाकात, अचानक मोदी की खूब तारीफ करना, उसके बाद अमित शाह ने तारीफ की है। अभी इसी हफ्ते अमित शाह आए थे और उन्होंने योगी जी के बारे में खूब तारीफ की है। तो वो क्यों है, वो सारे लोग क्यों योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, योगी जी प्रधानमंत्री अमित शाह की क्यों तारीफ कर रहे हैं, मोहन भागवत की मुलाकात करें, उसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंडर है जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया में। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भ्रम जाने टाइप का दीजिए, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ वो उसको छोड़ दीजिए। ऐसे तो ऐसे एक हमेशा एक पोस्चरिंग है, एक रीपोस्चरिंग है कि वी आर वन, और सब एक दूसरे की म्यूचुअल तारीफ भी कर रहे हैं, मेल मुलाकात भी कर रहे हैं और फ्रीक्वेंटली मिल रहे हैं। उसके बाद जो विदेशी दौरा हुआ, अब पूरा मुझे लगता है कि पूरा जो राइट विंग इकोसिस्टम है
वो योगी जी के डेवलपमेंट मॉडल, विकास पुरुष की छवि पे, और उन्होंने कैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को गड्ढे से निकालकर कहां से कहां तक पहुंचा दिया, इसी के इर्द गिर्द होगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि बहुत हो गई, ठीक है, सब अलग अलग राज्य के मॉडल की चर्चा होती है। कोई कर्नाटका मॉडल एस एम कृष्णा के बारे में बात करता है, कोई तमिलनाडु मॉडल बात करता है जो कि किया था डीएमके वगैरह ने, कोई गुजरात मॉडल की बात करता है। एक केस स्टडी यूपी मॉडल के बारे में होना चाहिए कि कैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने क्या बदलाव किया, कैसे वहां बुंदेलखंड जैसा जगह जहां पीने के पानी तक की समस्या थी, आज वो बुंदेलखंड कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा बर्गर और पिज्जा के आउटलेट्स खोलूंगा। इसी सिंगापुर दौरे में हुआ है, जहां पानी पीने को नहीं था वो कह रहा है सबसे ज्यादा हमारे यहां खुलेगा। व्हाट ए मिरेकल। आप देखिए जाके, पूर्वांचल की बात करते थे यूपी में, जब भी कंपेयर होता था ना उस वक्त, तो बहुत सारे लोग बोलते थे डिवाइड कर दो, तो इधर वेस्टर्न यूपी बहुत ज्यादा डेवलप है तो पूर्वांचल पिछड़ा है। आज पूर्वांचल के शहरों की हालत देखिए, चाहे वो गोरखपुर हो या बनारस हो, देखिए किस स्तर पे काम हो रहा है। मतलब कि हमारे यहां बोलते हैं इसको वार फुटेज पे काम होना। ये सारा कुछ बदलाव हो रहा है। सबसे बड़ा इंप्लॉयमेंट को लेके इशू हुआ करता था, आज सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला अगर कोई स्टेट है तो यूपी है। अभी आईबीएम ने सबसे बड़ा अपना ऑफिस खोला है लखनऊ में, और एक साथ 3300 लोगों को रिक्रूटमेंट दिया है, बकायदा नौकरी। तो इन सब एस्पेक्ट्स को मुझे देखते हुए लग रहा है कि एक धारा मुड़ रही है, नदी की धार होती है ना, और एक विमर्श उस ओर करने की कोशिश है। लेकिन इसके साथ ही एक और खबर है कि अखिलेश यादव ने भी 3-4 पीआर एजेंसी को हायर किया है, इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर। अरे वाह, क्या बात है। मतलब हाँ, सिंचाई और की तैयारी शुरू हो चुकी है। और मजा आएगा उसमें। क्या है कि अभी अखिलेश यादव गए थे ममता बनर्जी से मिलने, तो स्टालिन ने और ममता बनर्जी ने उनको रिकमेंड किया है प्रशांत किशोर को, और उसके अलावा 3-4 और एजेंसियां, पीआर एजेंसियां। तो अब जो यूपी का जो विमर्श होगा ना, तो अखिलेश यादव ये कहेंगे कि मैंने अपने जमाने में क्या काम किया था, और योगी जी बोलेंगे कि मैंने अपने जमाने में क्या काम किया था। तो ये एक तरह से पॉजिटिव साइन है कि यूपी में अब जो पूरा का पूरा विमर्श डेवलपमेंट के लेके होगा, और अब लोगों के फैसले के ऊपर होगा कि किसने ज्यादा काम किया, किसने ज्यादा लोगों की सेवा की, किसने ज्यादा भेदभावपूर्ण रहित काम किया। ये प्रशांत और ये किशोर की बहुत पॉजिटिव है कहीं ऐसा तो नहीं जी। जैसे वेस्ट बंगाल में रेड पड़ी थी, वैसे अखिलेश यादव के यहाँ पे भी वो रेड वेड डलवा दें क्योंकि सिन्हा ने जो अब वहां पे किया, जो गोल मतलब घोटाला किया है, उसका एक और एग्जाम्पल अखिलेश के साथ सेट ना हो जाए। एक और इंटरेस्टिंग इसमें है कि प्रशांत किशोर ने क्या ऐलान किया था कि अब मैं वो काम नहीं करूंगा, अब मैं बिल्कुल प्योर पॉलिटिक्स करूंगा और मैं बिहार से अब बाहर नहीं जाऊंगा। एक खबर आई थी बीच में कि टीवी के जो तमिलनाडु की पार्टी है विजय थलापति की, उसके साथ कुछ बातचीत हुई तो पैसे वैसे को लेकर मामला टक गया, फिर वो गए नहीं। अब अखिलेश के साथ आ रहे हैं और ये रिपोर्ट बाकायदा छप चुकी है हर जगह। तो भैया तुम्हारे वादे का क्या हुआ? तुम तो अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट से पॉलिटिशियन बनने वाले थे, फिर वापस। ये इंटरेस्टिंग है। और देखिएगा उत्तर प्रदेश जैसे ही बंगाल का इलेक्शन खत्म होगा, पूरा का पूरा फोकस यूपी पे होने वाला है, और यूपी में बहुत तेजी से हालात बदलेंगे। अभी देखते जाइए, असली महाजंग जो है ना 2029 से पहले जो महायुद्ध होगा वो 2027 में है। और इसे मैं सेमीफाइनल नहीं बोलूंगा, मैं अगर महाभारत के युद्ध की बात कीजिएगा तो ये वो मोमेंट है जब अभिमन्यु के वध के पहले का महाभारत का युद्ध, अभिमन्यु के वध के बाद का महाभारत का युद्ध जो बदला है ना, वो वही उसी तरह का मोमेंट होगा 2027। और बहुत मजा आने वाला है उसमें। एक पत्रकार के नाते मैं बोल रहा हूं कि कवरेज जो करेंगे, जिस तरह की खबरें आएगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल सही। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है सिंगापुर की। इट्स मोर देन द मनी दैट ही गॉट, जो इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, उससे ज्यादा उनका जो एक्सेप्टेंस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है उनके भगवा कपड़ों में। पहले तो मोदी जी के सूट वूट के पीछे पड़े हुए थे, ठीक है, सूट वूट की सरकार का नाम भी दे दिया था। अब भगवा कपड़ों के पीछे क्या कहोगे, वो देखने वाली बात होगी। और उनकी एक्सेप्टेंस इंटरनेशनल एरिना में बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफिशियल्स, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये
बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। अखिलेश और मायावती को तो बहुत पीछे छोड़ आए हैं योगी जी, कंपैरिजन गलत ही हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, हमारा स्वयं बोध 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। पंकज जी भी इनवाइटेड हैं, आप सभी इनवाइटेड हैं। यहाँ पर श्रोता बन के नहीं आना है, यहाँ पे भागीदार बनकर आना है। ये हवन है, ये एक यज्ञ है सभी भारतीयों के लिए। और जो लोग किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, किसी मजबूरी के वक्त के चलते नहीं आ पा रहे हैं, वो हमें हेल्प करना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो वो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।